20 दिसंबर वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपने ना किया हो। सेशन आपको पसंद आएगा, इस बात की क्या गारंटी है ना। ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी सारी। इसके अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और एक कंप्लीट बैच में एनरोल करके पढ़ना चाहते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो उस केस में आप करियर ऐप डाउनलोड करके सीटेट के बैच में एनरोल कर सकते हैं अपना जो भी आपका पेपर हो। इसके अलावा पेडागोजी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देश भर में जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है एचटेट से लेकर रीट प्लस बीकेवीएस से लेकर के और सीजी टेट डब्ल्यूबी टेट तक, तो आप ये पेडागोजी स्पेशल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड भी सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी और लाइव तो चल ही रहा है। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 क्वेश्चंस का सेट है एज यूजुअल, तो आप ये सेट करेंगे फटाफट से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी लाना हम भूल गए, खैर खाना भी खा चुके हैं आज, तो खाने के बाद पानी बट आधा घंटा तो हो ही गया। चलो खैर आ जाओ फटाफट से, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिएगा गुड मॉर्निंग ही कर दो यार मुझे तो, सच में लगाएंगे मॉक टेस्ट भी दिलवाएंगे, करियर लैब पे दिलवाएंगे, डोंट वरी। हाँ चलो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे आता ही है और लगभग हर एग्जाम में आता है ना। विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत जो मेन है वो हमने किए हैं, बैचेस में भी किए हैं, यूट्यूब पे भी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो हम कर चुके हैं। ये जो सिद्धांत वाली कहानी होती है इसको हम निपटा चुके हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो आप में से अलग अलग लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल, यानी विकास एक धारणीय है, यूनिडायमेंशनल तो नहीं होता। क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और एक आयामी होता है, यानी कि और क्या है, यूनिडायमेंशनल है। ये नॉट हटा लीजिएगा, ये इंग्लिश में नॉट गलत लिखा हुआ है। अगर लिखा भी हुआ है तब भी अगर शुरुआत का हम देखें सिंगल कोर्स अलोंग सिंगल कोर्स, तो यहीं तक ये गलत हो गया था। इसके आगे सही भी होता, अगर ये नॉट यूनिडायमेंशनल भी लिखा होता तब भी आंसर यही रहता, क्योंकि ये हाफ गलत है तो हमें तो गलत चाहिए, ठीक। तो ये नॉट है, ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। विकास कोई सिंगल डोमेन में नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास, सभी पक्ष हैं इसके, कई पहलू हैं विकास के। तो ए ऑप्शन ही सही है, फिर बी ऑप्शन ढूंढते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, ये बिल्कुल सही है। इसको हम टॉप डाउन को कह सकते हैं सेफेलोकॉर्डल सिरोध पदोन्मुखी, और सेंटर टू आउटवर्ड को हम क्या कहते हैं बताओ, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर, यानी विकास जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है। देखिए इसमें लैंग्वेज का चेंज है, सारा खेल लैंग्वेज का है। सीटेट में या पेडागोजी में भी अगर हम बात करें, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए, प्याजे वाइगोस्की पे अलग से क्लास ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करके बोल रहे हैं शालिनी, एक एक टॉपिक सीटेट का प्रॉपर पढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब पे भी। अगर आप सीडीपी की बात कर रहे हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में जितना मैं करा पाती हूँ या मैराथन वगैरह, वो सब कराए जाएंगे, है ना। अगर सीटेट की हम बात करें, टेंशन मत लो, ठीक है ना। करा चुकी हूँ मैं, इतनी बार करा चुकी हूँ कि शायद ही कहीं पे इतनी बार रिपीट हुई होंगी चीजें, मतलब इतनी बार डिस्कशन हुआ होगा। कई कोर्सेज हैं यूट्यूब पे फ्री। डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी विकास सामाजिक सांस्कृतिक, फिर से करेंगे हम, परिप्रेक्ष्य में होता है। ये तीनों बातें सही है, बट हमें सही नहीं, हमें गलत चाहिए था, और जो गलत है वही सही है यहाँ, कि विकास एक आयामी होता है, ये बात गलत है, बट यही सही है क्योंकि नॉट पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इस पे भी एक क्वेश्चन आता ही है, दुनिया जमाने से मतलब हमेशा ही आता है इस पे क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में या तो इस पे आएगा या इसका एक भाई है छोटा, ट्विन है इसका, जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं, उस पे आएगा क्वेश्चन, है ना। इन दोनों में से एक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस बात को लेके मैं और आप अवगत हैं, अगर नहीं है आप तो हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए और जवाब दीजिए। अगर हम बात करें किसकी, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल की, तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत भी कह देते हैं। लंबवत यानी हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत। टॉप डाउन भी आप इसी को कह सकते हैं, है ना। और हेड टू टो यानी सर से पैर की ओर विकास जाएगा। कैसे, बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है और धीरे धीरे फिर वो गर्दन संभालना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा। तो ये क्या हुआ,
बच्चे के हेड से, उसके हेड से टो तक जाएगा, ये विकास की दिशा है। ये दोनों प्रॉक्सिमल डिस्टल और सेफेलोकॉर्डियल किसके अंदर आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें दो दिशाएं होती हैं, एक सेफेलोकॉर्डियल हेड टू टो और दूसरी होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल। बट हमसे पूछा क्या है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो भैया ये कॉग्निटिव के लिए नहीं है, ये लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये मॉरल के लिए नहीं है, ये फिजिकल डेवलपमेंट है। और फिजिकल डेवलपमेंट से क्या जुड़ा हुआ है? मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास के ऐसे विकास की गति जो है वो मूव करेगी। पहले जो है आप अपना सर संभालना सीखेंगे, फिर बाकी की मोटर एक्टिविटीज पे आपके कंट्रोल आएगा। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और फिजिकल डेवलपमेंट से क्या जुड़ा हुआ होता है? मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक गतिविधियों से ही जुड़ी हुई बात है एक। तो ए ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पूछा है आपसे अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन सीटेट में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। सेंसिटिव पीरियड कह देगा, कभी इसी को क्रिटिकल पीरियड कह देगा, कभी इसी को फास्टेस्ट पीरियड कह देगा कि सबसे तेजी से भाषा विकास कब होता है, किस अवस्था में होता है ना। संक्रमण कालीन अवस्था कौन सी है भाषा विकास के लिए? जब सबसे तेजी से भाषा विकास होगा। तो इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम कहेंगे इसको अर्ली चाइल्डहुड। ये बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है, 2 से 6 वर्ष आंख बंद करके आप दे सकते हैं। अगर सोशलाइजेशन की बात होती तब भी आंसर यही रहता। सामाजिकरण भी बहुत तेजी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में, और इवन फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्म से पूर्व, मिडिल चाइल्डहुड, नथिंग, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वही समय है जिसको चॉम्स्की कहते हैं ना, नॉर्म चॉम्स्की, जन्म से 5-6 वर्ष तक सबसे तेजी से आपका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड ही वो पीरियड है जहां भाषा विकास बहुत तेजी से होता है, संवेदनशील पीरियड है। बच्चे के आसपास जो भी शब्द दिखेंगे वो उनको बार बार रिपीट करेगा और यूज करना सीखेगा। डैश अकर्स विद इन दी फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी ये होता है परिवारों में जब व्यक्ति अपनी पहली बार अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को एक्वायर करने की बात करता है, या फिर उसको भाषा का इस्तेमाल करना आता है। डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स, बेसिक संज्ञानात्मक कौशल उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, इमेजिनेशन। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। कौन सी अवस्था है, इसको आप क्या कहेंगे? प्राइमरी सोशलाइजेशन कहेंगे क्या? देखो, ये बात हमने आज भी हम सोशलाइजेशन ही पढ़ रहे थे आई थिंक बैचेस में, अगर आपको याद होगा। सोशलाइजेशन में जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, शुरुआत के 2-3 साल आपके जीवन के, ऑलमोस्ट कई जगह पे आपको 5 साल भी मिलेगा। तो वो जो शुरुआत के इनिशियल ईयर्स हैं आपकी लाइफ के, जब आप सबसे पहले ये सीखते हैं कि आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, आपका आय का कॉन्सेप्ट बनता है उस टाइम पे, और आप बेसिक चीजें सीखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज है या सबसे पहले आप समाज में कैसे बिहेव करते हैं, ये परिवार से सीखते हैं। तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद जब आपकी एक आइडेंटिटी थोड़ी फॉर्म हो चुकी होती है, एक आइडिया होता है आपको लैंग्वेज का, फिर आप अर्ली चाइल्डहुड में जाते हैं जिसमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ प्राइमरी सोशलाइजेशन, किसके द्वारा होगा? परिवार के द्वारा होगा, ठीक है ना। चलिए, लेटेंट और एक्टिव का यहाँ कोई रोल नहीं है क्योंकि हमसे पूछा कुछ और है ना। एक्टिव की अगर हम बात करें तो एक्टिव तो होगा ही। प्राइमरी में किसने कहा है कि वो पैसिव नहीं हो सकता है, पैसिव ही होगा, एक्टिव होगा, वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का चरण दिया है। एट विच लेवल इज मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। यानी इनिशियल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी, यानी बच्चा समाज के पर्सपेक्टिव से चीजें देखना शुरू करेगा, या जो उसका नैतिक चिंतन है यानी उसका सही और गलत जो है वो समाज के अनुसार फॉर्म होगा। तो ये कन्वेंशनल स्टेज है। प्री कन्वेंशनल में तो उसको परवाह ही नहीं है कि समाज क्या नियम बना रहा है, उसको बस दंड से बचना है, टिट फॉर टैट करना है। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक ट्रेडिशनल पीरियड है जहां पे समाज में जो चीजें चल रही हैं उनको वो एक्वायर करता है कि रूल्स बने रहने चाहिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना है उसको एंड ऑल। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव, यानी प्याजे के परिप्रेक्ष्य से द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन, यानी नई सूचनाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया, इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी जो आपका मौजूदा ज्ञान है उसमें नई सूचनाओं को शामिल करना क्या कहलाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के कि इनमें आप कितना भी समझा लीजिए, जीवन पर्यंत तक कंफ्यूजन लोग बना लेते हैं या तो गलती कर देते हैं एंड मोमेंट पे। इनको बहुत जरूरी है कि ठीक से पढ़ना और लैंग्वेज को समझ पाना कि कहना क्या चाह रहा है। अगर
कुछ हम टर्म्स यूज करते हैं एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के लिए, वो एग्जाम टाइम के लिए होते हैं कि आप मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट ये वो यूज कर लेंगे, उससे क्या होगा, वो आपका वहां टाइम बच जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी पेपर में अगर आप बहुत कम समय में तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज जरूरी क्या है कि आप लैंग्वेज समझेंगे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो अगर हम इसकी बात करें, देखना कितने लोग आंसर दिखाना इसमें। सी ऑप्शन कह रहे हैं 53% लोग। चलिए बच गए आप लोग, सही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एज इट इज भी पूछा जा चुका है। इसी में हल्की सी लैंग्वेज अगर चेंज कर दी होती तो अभी आंसू आ जाते कई लोगों के, ठीक है ना। तो पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को, जो भी नई इंफॉर्मेशन है उसको अपने मौजूदा एग्जिस्टिंग स्कीमा में, मान लीजिए मेरे ब्रेन में एक प्रीवियस नॉलेज, एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें एक और चीज मैंने ऐड कर दी कि भैया नई तरह का फोन आया है जो फोल्ड हो सकता है, ऐड कर दी एग्जिस्टिंग स्कीमा में। इसको एसिमुलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, आत्मसातीकरण कहते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। देखो जब चेंज होगा, नई इंफॉर्मेशन के आने से जो चेंज होने वाला है, हालांकि चेंज इस सिनेरियो में भी होता है क्योंकि ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हो रही होती हैं, बट क्योंकि हमें मेन मुद्दा आंसर पकड़ना है तो इस हिसाब से देखेंगे जैसे ही कोई भी चीज ऐड हो रही है और चेंज होना नहीं दिखाया, एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड कर ली तो एसिमुलेशन है, जब बात ऐड करने की है। लेकिन इस ऐड होने से अगर एग्जिस्टिंग स्कीमा चेंज हो रहा होता, जो हो अभी भी रहा है क्योंकि ये दोनों प्रोसेस चलती साथ में है अगर देखा जाए तो उस केस में क्या है, चेंज नहीं लिखा है यहाँ पे कि चेंज हुआ है कुछ, या कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिससे परिवर्तन की, एडजस्टमेंट की, मॉडिफिकेशन की, चेंज की संभावना दिख रही हो, जस्ट ऐड किया है। ठीक, तो ये आत्मसातीकरण है। अगर यही एडजस्ट करके कुछ किया होता तो एकोमोडेशन हो जाता। एकोमोडेशन यहाँ नहीं होगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें जस्ट ऐड किया और कुछ उन्होंने वहां नहीं लिखा, तो आपको इस लैंग्वेज पे जाना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मीना के बारे में क्वेश्चन है। देखिएगा मीना क्या कह रही है। मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स। मीना एक बच्ची है जो शब्दों का इस्तेमाल करना सीख रही है, जैसे एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। और अब उनको समझ में आया है कि जब हम एप्पल बोल रहे हैं या जब हम पेन बोल रही हूं मैं, तो रॉकेट जैसी इमेज बन जाएगी, है ना। मेरी ड्राइंग इतनी ही प्यारी है। तो पेन मतलब वर्ड्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं बॉटल बोल रही हूँ तो बॉटल का कोई रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इन शब्दों से ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट होते हैं, यानी सिंबॉलिक थॉट बच्चे में आया है ना। तो शी इज ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली दो शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। लॉजिकली रीजन करने की कोशिश कर रही है, अभी कंजर्वेशन आया नहीं है, दैट मींस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो नहीं होगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इन, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है। इसके 2 रीजन है ना। इसमें ये कंफ्यूज कर सकता है कि अब तर्क करने लगी है। अब इस तर्क करने लगी है को आप ये मत समझ लीजिएगा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो गया, क्योंकि सिर्फ तर्क करने लगी है नहीं लिखा है। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे में बिल्कुल 2% का भी तर्क नहीं होगा प्री ऑपरेशनल में। भाई थोड़ी बहुत चीजें तो वो भी पूछता ही होगा ना, क्वेश्चन तो वो करने ही लगता है। ठीक, तो लेकिन संरक्षण नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है। दूसरा, शब्दों का प्रयोग करने लगी है वस्तुओं के लिए, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गई है। तो आपको मेजरली समझना है कि क्वेश्चन आपको किस तरफ ले जाना चाहता है। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी संभावना है कि आज आप यहाँ हैं लेकिन आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। ये इसी को ZPD कहते हैं कि संभावना है कि आपका विकास वहां तक हो सकता है। किसने इसकी बात की है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखो जेरोम ब्रूनर सबसे ऊपर लिखा है, उसका रीजन है, भी बताऊंगी, पानी लेके आती हूँ। जेरोम ब्रूनर सबसे ऊपर लिखा है, उसका रीजन है आपको पागल बनाना चाहता है क्वेश्चन, है ना, आपको गुमराह करने के चक्कर में है क्वेश्चन। थैंक गॉड 77% लोग डी दे रहे हैं आंसर। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ ZPD की, तो ZPD की सीधी सीधी बात लेव वाइगॉस्की ने की है। अगर स्कैफोल्डिंग पूछा होता तो आप जेरोम ब्रूनर कह देते, बट ऐसा कभी होता नहीं है कि स्कैफोल्डिंग पूछे और ब्रूनर की बात करे, क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बेशक था, जो प्रॉपर यूज इसका हुआ है वो वाइगॉस्की के द्वारा ही हुआ है। तो 99% केसेस में
वाइगॉस्की की तरफ ही लेके जाएगा अगर स्कैप फोल्डिंग भी पूछा हो तो। लेकिन फिर भी जेरोम ब्रूनर ने क्योंकि स्कैप फोल्डिंग दिया था और वो भी वाइगॉस्की से संबंधित है, तो सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने चिपका दिया जेरोम ब्रूनर। समझ पा रहे हो ना? तो आंसर क्या है? लेव वाइगॉस्की। और लेव वाइगॉस्की ही होगा स्कैप फोल्डिंग में, जब तक ये ना कहा हो ये टर्म किसने दिया है। टर्म दिया है किसने? ब्रूनर ने। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा, which statement correctly lays out the fundamental principle of लेव-वाइगॉस्की, यानी लेव-वाइगॉस्की का मूल सिद्धांत क्या है। तो मूल सिद्धांत क्या होगा? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं को मिला जुला के कुछ निकल के आएगा। समाज, संस्कृति, इनकी थियोरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कैसे समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चे का विकास होता है, यही कहती है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत की थियरी जो है, ये विकास का सिद्धांत बेसिकली। इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, बस इसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है ना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? लर्निंग इज अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात वाइगॉस्की नहीं करते, ये कौन करेगा? फ्रॉइड करेंगे। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, हाँ ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, इस बात को खूब प्रमोट करते हैं वाइगॉस्की। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। लर्निंग इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, जेनेटिक्स पे, हेरिडिटी पे बिल्कुल फोकस इन्होंने नहीं किया। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इन्होंने अंडरमाइन किया है, या हम कहेंगे इसलिए इस थियरी में इसका क्रिटिक भी है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इन्होंने ध्यान नहीं दिया उतना। लर्निंग इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं भाई कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि स्टेजेस की बात थोड़ी करते हैं, ये तो कह रहे हैं होता जा रहा है विकास कॉन्टिन्यूअसली। तो ये क्या हुआ? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा वाइगॉस्की कहेंगे। ग्रुप बना के सीखो, आपस में कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे लर्निंग को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अगर हम बात करें एन एग्जांपल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम, जिसका कोई मतलब हो, आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो बेसिकली, जिसमें बच्चा एक्टिव हो, नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट करे, रचनात्मकतावाद इस पे फोकस करता है, यानी बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी रचनावाद से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। पहला ऑप्शन है रेगुलर इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस, यानी निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। जी नहीं, है ना। इससे क्या होगा? इससे कोई मीनिंगफुल नहीं होगा, इससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा सिर्फ। वर्बल पनिशमेंट, पनिशमेंट देने का अधिकार सरकार दुनिया में आपसे छीन लिया गया है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी और आज के करिकुलम के द्वारा भी। यूनिफॉर्म रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, भैया रिजिड नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए, ठीक है ना। फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है अधिगम का आकलन, यानी समेटिव असेसमेंट, यानी जजमेंट के लिए, लेवलिंग के लिए एक तरह से अगर देखा जाए। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए होता है? सीखने के लिए आकलन, फीडबैक कहाँ देने की जरूरत है बच्चों को, कहाँ वो इंप्रूव कर सकता है, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं कि बेहतर करा सकें। जब आप पोल में जवाब देते हैं, उद्देश्य ये थोड़ी है कि आपको पास या फेल बता देना है, उद्देश्य ये है कि यहाँ आपको काम करने की जरूरत है, आप मोटिवेटेड होने चाहिए उसके लिए। तो डी ऑप्शन है जो कि सही तरीका है, इससे मीनिंगफुल लर्निंग होगी। आपका जब आकलन इस बात के लिए होगा कि अभी सीखना बाकी है, कैसे सीख रहे हैं, तो आप मोटिवेट होंगे उस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थियरी एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास से पहले सिंबॉलिक लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट से। याद कीजिए कौन व्यक्ति है, सिंबॉलिक थॉट बाद में आएगा। शिवानी धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है, यानी पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर सिंबॉलिक थॉट या लैंग्वेज आएगी बच्चे में। तो ये एकमात्र प्याजे हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि पहले डेवलपमेंट बाद में लैंग्वेज या बाद में कोई और चीज, ठीक है ना, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास पे ही इनका फोकस है। ये वाइगॉस्की तो ये कहेंगे टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एरिक्सन और बेंडिया का यहाँ कोई लेन देन है नहीं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बात सिंबॉलिक थॉट की करते भी प्याजे ही, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सिंबॉलिक थॉट देख के भी आप समझ सकते हैं। हालांकि हमारी ये अप्रोच नहीं रहती कि हम इतने शॉर्टकट में चलें, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कौन सा एक तरीका सही नहीं है लिंग रूढ़िबद्धताओं को डील करने के लिए क्लासरूम में। लिंग रूढ़िबद्धताएं क्या है? समाज में कुछ कुरीतियां ही कहेंगे इनको, कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं जो स्टीरियोटाइप बन गए हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ज्यादा बाहर जाने वाला काम नहीं करेंगी, एडवेंचरस काम नहीं करेंगी, स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी। ये क्या है? स्टीरियोटाइप्स हैं जो सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन गए हैं। तो इनको एज अ टीचर आपको हटाना है ना। तो कौन सी प्रैक्टिस इफेक्टिव
नहीं है स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती होगी, है ना। लाइक शेयर करना आज आप भूल गए, मैं मान रही हूँ, मैं थोड़ी सी शायद थकान महसूस हो रही होगी, बट मैं ऐसे तैयार होकर तो आई थी, बट नींद आ गई मुझे, ऐसे नहा धो के नींद आ गई अब, बट ठीक है कोई नहीं। देखिएगा, काउंटर जेंडर बायस, एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी मैं अभी ताकि नींद खुल जाए मेरी। काउंटर जेंडर बायस यानी जेंडर पक्षपात को चुनौती देना कि भैया लड़के और लड़की में क्यों फर्क कर रहे हो, क्या क्या दिक्कत क्या है, समस्या बताओ, है ना, समस्या बताओ। तो समस्या बताने पे तो अगले दिमाग में समस्या आएगी नहीं, फिर वो कहेगा नहीं लड़की लड़की तो बराबर नहीं होते, कि बराबर कौन होता है, सारे लोग तो वैसे भी बराबर नहीं होते दुनिया में, है ना, बट इंसान है इतना काफी होना चाहिए इक्वल होने के लिए। सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट, तो ये तो जेंडर बायस को अगर आप काउंटर करेंगे तो इससे एलिमिनेट होगा, हटेगा, ये सोच जो है ये खत्म होगी। सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, ये बात सही है, अगर आप लड़के और लड़कियों को क्लासरूम में अलग अलग बिठाते हैं तो आप क्या है स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कोई सही तरीका नहीं है कि स्टीरियोटाइप इससे खत्म हो जाएगा, बल्कि आप, हालांकि हमारा समाज शायद उतना इवॉल्व हुआ नहीं है, बट सच ये है कि आप इससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया आप में पता नहीं दोनों में क्या गड़बड़ है, आपको अलग अलग ही रखा जाएगा, है ना। अगर ध्यान नहीं जा रहा हो तो नॉर्मल इंसानों की तरह, दोस्तों की तरह ट्रीट मत करो एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ये वो वाली स्थिति है। डिस्कशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इससे तो बढ़ावा मिलेगा कि स्टीरियोटाइप खत्म हो, अगर डिस्कशन होना शुरू होगा तो। यूज ऑफ एग्जांपल्स व्हिच शो बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स, नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स कौन से होते हैं कि लड़कियां भी पायलट बन सकती हैं, है ना, और लड़के भी कुक या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, जो कि स्टीरियोटिपिकल रोल बना दिया है। तो ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स, या इनको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डालने से भी खत्म होता है स्टीरियोटाइप। लेकिन बी ऑप्शन क्या है, वही सही है, क्योंकि वही गलत था और गलत ही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा फटाफट से, जल्दी बताइएगा। कुछ लोगों में कृतज्ञता का क भी नहीं होता, इस पे हम चर्चा किसी और दिन करेंगे, आज मैं नींद में हूं। देखिएगा एक बार फटाफट से, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीजीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई हो गया, जिसमें सीडीपी में हाईएस्ट आया है। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया चंदन, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अलग अलग जगह पे, कितने लोग जॉब ले रहे हैं, वहां पेडागोजी उनको हेल्प कर रही है, कितने लोग टेट में तो मेजरली हेल्प करती ही है सभी सब्जेक्ट्स में, ग्रेट। ईडी आमीन क्या कह रहे हैं, मैम डब्ल्यू टेट 1 दिसंबर को होने वाला है, इसलिए भी कोई कोर्स सजेशन गाइड दीजिए, और डब्ल्यू टेट प्रीवियस देखने वीडियो जरूर बनाइए। बना देंगे, आपकी वजह से सीटेट क्वालिफाई हो चुका है, बहुत बढ़िया, बना देंगे। पेडागोजी स्पेशल में आप एनरोल हो सकते हो अगर आप बैच में सीरियसली पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। तो इसके अलावा प्रीवियस ईयर पे वीडियो यूट्यूब पे बना दूंगा, डोंट वरी। और अगर सिलेबस से निकाल करके पढ़ लोगे तो यूट्यूब पे भी ज्यादातर सेशंस फ्री मिल जाएंगे, बट अगर आप बहुत ज्यादा हसल के मूड में नहीं हो मेहनत करने के, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, मेहनत मतलब यूट्यूब पे ढूंढने की मेहनत। क्वेश्चन नंबर 13, पारो हेल्प्स हर फादर, पारो एक बच्ची है जो अपने पिताजी को मदद करती है इन हिज कारपेंट्री शॉप, पिताजी की किसकी दुकान है, लकड़ी की ब्लॉक की दुकान है ना। इसके अलावा अगर हम देखें, वेयर शी सक्सेसफुली मेजर्स वुडन ब्लॉक्स, और ये इस दुकान पर, जो बढ़ई की दुकान है उनकी, इस पे वो वुडन ब्लॉक्स की जो लेंथ है उसको आराम से मेजर कर लेती है, यानी जो लकड़ी के टुकड़े हैं लकड़ी के, उनको आराम से मेजर कर लेती है, ठीक है ना। यूजिंग टेक्निक्स टॉट बाय हर फादर, जो फादर ने उसको टेक्निक्स बताई हैं। शी इज रिसेंटली एडमिटेड टू अ पब्लिक स्कूल, एक पब्लिक स्कूल में ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोटा होता है, आरटीई ने भी ये बात कही है, उसका एडमिशन हो जाता है एक प्राइवेट स्कूल के अंदर, ठीक। वेयर शी इज अनेबल टू कोप अप विद द एकेडमिक डिमांड्स, स्पेशली इन दिस सिचुएशन द टीचर शुड। अब वहां की उस पब्लिक स्कूल की जो डिमांड्स है, क्योंकि बच्चा ये थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिकली पिछड़े वर्ग से, वीकर सेक्शन से, अगर मैं कहूं तो कमजोर वर्ग से है, पिछड़ा तो क्या ही कहें, ठीक। तो इसमें क्या चीजें हैं, कैसे टीचर को डील करना चाहिए ऐसे बच्चे के साथ जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन से आ रहा है, जिसमें सीखने की क्षमता है, पहले तो ये मानना पड़ेगा, कैसे डील करें। पहला ऑप्शन है टेल पारो दैट शी डज नॉट हैव द एबिलिटी, ये तो बेवकूफी की बात हो गई, हर एक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, ये मानते हैं हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के अंदर, ठीक। बी ऑप्शन है गिव टेस्ट एंड एनकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिर्फ टेस्ट देते रहने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बच्चे को वहां एट पार महसूस नहीं हो रहा, तो उसके लिए टेस्ट नहीं, बच्चे को समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन, कॉन्टेक्चुअलाइज द करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल फॉर पारो इंटीग्रेटिंग हर मैथमेटिकल एक्सपीरियंसेस गेन्ड आउटसाइड द स्कूल। देखो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैं बहुत टाइम से आपको कहती आई हूँ कि बच्चा जो भी लेकर के आता है
उसका हम यूज करते हैं, उसको हम एक नींव की तरह यूज करते हैं। जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी उसकी आर्थिक स्थिति है, जिस भी चीज से वो आया, जो भी उसकी संस्कृति है, उन सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं बेहतरी के लिए बच्चे की। तो जो उसके पास है उसका इस्तेमाल करेंगे हम। उसके पास क्या है? उसके पास एक मैथमेटिकल एडवांटेज है जो वो लेकर के आया है, ठीक है ना। तो अगर इस स्थिति में हम देखते हैं तो हम बच्चे को संदर्भ से जोड़ेंगे, उस करिकुलम को ऐसा बनाएंगे जो बच्चे के संदर्भ से जुड़ सके, जो पाठ्यचर्या है और अध्ययन सामग्री है प्रासंगिक बनाना, ताकि उसकी लाइफ से कनेक्ट हो सके, और जो भी वो गणितीय अनुभव लेकर के आई है उसका इस्तेमाल करेंगे उसको सिखाने में, ठीक बात है, ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो। आस्क पारो टू कीप हर नॉलेज गेन्ड एट होम सेपरेट फ्रॉम नॉलेज गेन्ड इन स्कूल। ऐसा कुछ नहीं है, चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, जो घर पे सीखा है और जो स्कूल में सीख रही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी किसके प्रति? ध्वनि के प्रति, लय के प्रति, शब्दों के अर्थ के प्रति जो इंटेलिजेंस है। अगर कोई बच्चा साउंड्स को समझने में अच्छा है ना, प्रोनाउंसिएशन वगैरह अच्छा है उसका, रिदम अच्छा है, पोयम वगैरह अगर उसको सुनानी है, तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स फटाफट से उसके दिमाग में सेट हो जाते हैं, मतलब लैंग्वेज में अच्छा है, ओवरऑल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, भाषिक बुद्धि है व्यक्ति में या बच्चे में। ये किसकी बात है? गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत का ये उदाहरण है। इंटरपर्सनल होता है दूसरे लोगों में अच्छा हो, इंट्रापर्सनल होता है खुद को समझने में, सेल्फ को समझने में अच्छा हो, स्पेशल होता है जब वो मैप्स को, दिशाओं को समझने में अच्छा हो। कार्टोग्राफर, नक्शा बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है, मूर्तिकार हो सकता है ना। खैर, तो सी ऑप्शन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो लोग भाषा के इस्तेमाल में अच्छे हैं, इस्तेमाल छोड़िए समझने में भी इवन, तो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है वो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी सामाजिक रचनावादी क्लासरूम, यानी जहां ग्रुप में बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, और ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है। विच मेथड्स ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रेफर्ड, यानी कौन से मेथड्स आकलन के सही माने जाएंगे जहां बच्चे सामाजिक संरचनावादी परिपेक्ष में पढ़ रहे हैं, यानी बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हैं, उस जगह पे किन चीजों को हम सही मानेंगे, ये पूछा है। तो सिंपल बात है, जहां कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हाँ हो सकते हैं भाई, क्योंकि बच्चे सहयोग करके तब सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं, इसमें कोई सोशल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ नहीं, ग्रुप में नहीं सीख रहा बच्चा यहाँ। स्टैंडर्डाइज टेस्ट ये भी नहीं, रिकॉल बेस्ड नहीं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है समाज, समाज का मतलब है ग्रुप।